जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं हम जो आपका कृषि जंतु विज्ञान है उसका मैराथन, जिसके तहत आपके जितने भी जंतु विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर होने वाले हैं और कम समय में आप अच्छी तरीके से उसका रिवाइज भी कर पाएंगे, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आपको रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे, आपको भी पता है। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आप लोगों के लिए और भी सब्जेक्ट का मैं जीके एक जो आपका मैराथन है वो लेकर आऊँ, चाहे आपका बॉटनी हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो और चाहे आपका केमिस्ट्री हो, फिजिक्स, इन सभी का मैराथन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। मैराथन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ढेर सारे क्वेश्चन कराना, मैराथन का मतलब है कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चनों को आपको प्रोवाइड कराना। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जो क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चनों को आपको दोबारा से आपको प्रस्तुत किया जाए, ताकि आप लोग उन्हीं को रिवाइज करें, ताकि आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर वहाँ से बने। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मैराथन जो क्लासेस हो रही हैं इनसे जरूर फंसेंगे आपके पेपर में। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला आपका जो पॉइंट है, कैग्लोवेट ग्रंथि या फॉलिक ग्रंथि पाई जाती है, तो ये केवल नर काकरोच में पाई जाती है। जिन बच्चों ने थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ी है तो उन्हें रिवाइज करने में और आसानी हो रही होगी। हालांकि मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको दिक्कत होगी ही नहीं, समझ में आ जाएगा। कीटों में श्वसन होता है, तो ट्रेकिया नामक एक अंग होता है, उसके द्वारा जो है कीटों में क्या होता है, श्वसन होता है। जैसे कि मनुष्य में क्या होता है, फेफड़े के द्वारा जो है श्वसन का कार्य होता है, उसी प्रकार से उसमें जो कीट होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, उनमें ट्रेकिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका काकरोच में अपूर्ण कायांतरण होता है। अपूर्ण कायांतरण मतलब कि अपूर्ण होता है, ये सब क्या है, पूर्ण जो उनका जो एक काया से दूसरी काया में जो चेंजेस आते हैं ये क्या होता है, अपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट आपका काकरोच में निर्मोचन होता है, तो वृद्धि अवस्था में। निर्मोचन का मतलब होता है, निर्मोचन मतलब कि मोल्टिंग। जैसे कि केचु जो आपका सांप है, सांप में देखिए उसकी केचुल पड़ी होती है, वो क्या है, वो निर्मोचन है, वो क्या है, निर्मोचन है। तो ये इसी प्रकार से काकरोच में जो निर्मोचन होता है जो आपका वृद्धि अवस्था में होती है। नेक्स्ट है आपका खरगोश की केसारुक दंड में केसारुकाओं की संख्या होती है, इंपॉर्टेंट है आपका 44 से 47 होती है। नेक्स्ट आपका स्तनधारी की ग्रीवा में केसारुकाओं की संख्या होती है, तो 7 होती है ग्रीवा में। गले में जो आपकी जो इसकी जो स्तनधारी होती है, स्तनधारी का मतलब यहाँ पर मनुष्य भी है आपका, जितने भी स्तनधारी होते हैं। ठीक है, तो ग्रीवा में क्या होता है, केसारुकाओं का जो संख्या की बात करें तो उसकी 7 हो जाएगी। नेक्स्ट आपका स्तनधारियों की आरबीसी में अनुपस्थित होता है, तो क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में जो आपके रेड ब्लड सेल होती है तो इनमें जो है आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आपका खरगोश की अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम है, तो अमाशय में जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है रेनिन। और रेनिन एंजाइम जो होता है ये पाचन किसका करता है, तो ये केसिन नामक प्रोटीन का करता है। केसिन जो प्रोटीन है वो किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। जो दूध की प्रोटीन होती है केसिन, और केसिन का जो पाचन का कार्य है वो कौन करता है, तो रेनिन एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम, रेनिन एंजाइम कार्य करता है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन का अंतिम उत्पाद है। ऑक्सीजन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल निकलता है। ऑक्सीजन मतलब कि C6H12O6। ठीक है, इसका जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जो शोषण होता है, तब जाके ये सब टूट के क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और आपका क्या निकलता है, और आपका निकलेगा जल निकलेगा। क्या निकलेगा, जल निकलेगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया है वो कहाँ पर होती है, तो ये आपकी कोशिका द्रव में होती है। ठीक है, 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, एक ग्लाइकोलिसिस होती है, एक होती है क्रैब्स साइकिल। दोनों आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो ये कहाँ पर होती है, कोशिका द्रव में होती है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया की मुख्य घटना है, तो इसमें मतलब क्या होता है एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस में, तो आपका ग्लूकोज के एक अणु का पायरुविक अम्ल में
देखो ग्लूकोज का एक अणु जो क्या होता है वो पायरुविक अम्ल में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो पायरुविक अम्ल होता है अंतिम उत्पाद पूछ लिया जाए तो भी आपका क्या होगा, पायरुविक अम्ल का निर्माण। ठीक है, इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं, ग्लूकोज के एक अणु का पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में बदलना। या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकता है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो वहाँ पर राइट आंसर आप क्या हो जाएगा, पायरुविक अम्ल होता है, जो कि 2 बनते हैं एक अणु से। नेक्स्ट आपका ग्लाइकोलिसिस में कुल निर्माण होता है। कुल निर्माण कितना होता है ग्लाइकोलिसिस में, जो प्रोसेस है कहाँ पर होती है, कोशिका द्रव में होती है। उससे कुल निर्माण क्या होता है, 10 एटीपी का निर्माण होता है। लेकिन शुद्ध एटीपी कितनी होती है, तो 8 शुद्ध एटीपी होती है मेरे दोस्त। शुद्ध का मतलब यहाँ पर है 2 एटीपी का जो है एनर्जी उसमें खर्च हो जाती है। तो शुद्ध कितना लाभ हुआ, तो इसमें शुद्ध लाभ हो जाता है उसका 8 एटीपी हो जाता है। नेक्स्ट आपका ग्लाइकोलिसिस क्रिया में 2 एटीपी का प्रयोग होता है तथा 8 एटीपी का लाभ होता है। नेक्स्ट है आपका 1 NADH2, ये जो आपका ये बराबर होता है 3 ATP के। 1 FADH2 ये 2 ATP के बराबर होता है। 1 GTP जो है आपका 1 ATP के बराबर होता है, ये भी आपको याद कर रखना है। नेक्स्ट आपका है क्रैब साइकिल है, तो ये कैसी साइकिल है, ये चक्रीय साइकिल है। देखियोगे इस प्रकार से चलती है। ठीक है, क्रैब साइकिल क्या है, ये आपकी चक्रीय साइकिल है। क्रैब साइकिल क्रिया कहाँ पर होती है, तो माइटोकांड्रिया में होती है। श्वसन में 2 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलिसिस का होता है, क्रैब साइकिल का होता है। ग्लाइकोलिसिस तो कोशिका द्रव में हो जाती है, लेकिन जो क्रैब साइकिल है ये भैया नहीं होगी कोशिका द्रव में, ये कहाँ होगी, ये होगी माइटोकांड्रिया के पास। कहाँ जाएगी क्रैब साइकिल, ये माइटोकांड्रिया में। इसीलिए इसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा का घर कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं माइटोकांड्रिया को, क्योंकि यहाँ पर क्रैब साइकिल होती है जिसमें एटीपी का निर्माण होता है, एनर्जी का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका है क्रैब साइकिल में क्या होता है, पायरुविक एसिड को किस में चेंज कर दिया जाता है, पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O में बदल जाते हैं। यहीं पर जो क्या होता है, जो आपका श्वसन का जो उत्पाद है वो प्राप्त होते हैं। जैसे कि पायरुविक अम्ल जो ग्लाइकोलिसिस में बना था वो जाके क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में बदल जाएगा। नेक्स्ट आपका है ग्लूकोज के एक अणु से माइटोकांड्रिया के 30 ATP का निर्माण होता है। ATP का मतलब होता है यहाँ पर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ग्लूकोज के एक अणु, देखिए ग्लूकोज का जो एक अणु है C6H12O6, ठीक है, तो ये आपका जो एक अणु है इससे क्या होगा, 30 ATP का निर्माण होता है मेरे दोस्त, 30 ATP का। तो अब यूँ कहें तो आप यहाँ पर समझते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा, क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि यहाँ से कितने ATP बनते हैं, वहाँ से कितने ATP बनते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यानपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देखना है, अंत तक देखना है मेरे दोस्त। अगर आप लोग अच्छी तरीके से देख लोगे तो आप लोगों के 2 नंबर क्वेश्चन बड़े आराम से यहाँ से फंसने वाले हैं। 2 से ज़्यादा ही फंसेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको सिक्योरिटी आपके क्वेश्चन जरूर यहाँ से फंसेंगे। ये यहाँ से इस वीडियो से अगर आप अच्छी तरीके से 2-3 बार रिपीट कर लेते हैं ध्यानपूर्वक तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ आप लोग एक बार ज़रूर देखें। जहाँ आप सारी किताबों को पढ़ रहे हैं वहीं पर आप एक वीडियो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ATP का निर्माण होता है। देखिए ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से ATP का निर्माण होता है तो शुद्ध 40 होता है। अब 40 कहाँ से आ गया, शुद्ध लाभ कितना हुआ, जो 40 का निर्माण होता है लेकिन शुद्ध लाभ कितना हुआ, 38 ATP। अब यहाँ पर समझने की बात यह है, देखिए 10 जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, ग्लाइकोलिसिस से। 30 कहाँ से प्राप्त हुआ, ये आपका प्राप्त हुआ है माइटोकांड्रिया से, यानी क्रेब साइकिल से। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 40 हो गया। लेकिन शुद्ध कितना हुआ, शुद्ध तो यहाँ पर कितना हुआ था, 8 ही हुआ था। तो यहाँ पर 30 और 8 मिला के क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो शुद्ध लाभ कितना हुआ है, शुद्ध लाभ 38 का हुआ। लेकिन पूछा जाए निर्माण कितने ATP का हुआ है, तो निर्माण मेरे दोस्त हो जाएगा 40 ATP का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा आवाज़ में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि थोड़ा गला ख़राब है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग पेपर होने वाले हैं जल्द ही, तो मैं वीडियो अब और डिले नहीं कर सकता हूँ। माइटोकांड्रिया में जाने से पूर्व पायरुविक एसिड बदलता है। तो इसमें क्या होता है,
माइटोकॉन्ड्रिया में जाने से पहले क्या होता है, एसिटिल को एंजाइम ए होता है। मतलब कि कहने का मतलब सबसे ऊपर आपका ग्लाइकोलिसिस होता है, उसके बाद में जब आपका एसिटिल को एंजाइम एक ज्वाइंटर होता है। एक प्रकार से समझ सकते हैं, जब आपका क्रेब्स साइकिल से मान लीजिए आपकी शादी हुई, शादी हुई कि जब दुल्हन जो है उतारी जाती है और घर में प्रवेश किया जाता है, तो सिस्टर लोग जो होती हैं वो बाहर बैठी रहती हैं और अंदर जाने नहीं देती हैं, और वो क्या लेती है, पैसे लेती हैं, ठीक है, तब अंदर प्रवेश कराती हैं। तो वैसी प्रकार से आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये आपका क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ, प्रोसेस, पहला प्रोसेस। लेकिन उसके बाद में आपका जो यहाँ पर प्रोसेस ये दिखेगा, ये आपका जो ज्वाइंटर है मेन, जो आगे प्रवेश कराएगा किसमें, इसमें क्रेब्स साइकिल में। तो आपका क्रेब्स साइकिल से पहले, जस्ट पहले का आपका जो प्रोसेस होता है, जो एक एंजाइम उससे मिलता है, पायरुविक एसिड बदलता है, वो आपका होता है एसिटिल को एंजाइम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये एसिटिल को एंजाइम, क्या बोलते से, एसिटिल को एंजाइम का नाम दिया जाता है। तो ये स्टेप आपको याद रखना है, ग्लाइकोलिसिस, फिर आपका क्या होता है एसिटिल को एंजाइम, फिर आपका होता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो आपको एटीपी भी समझ में आ गई, कितनी एटीपी का निर्माण होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, श्वसन गुणांक। ये आपका क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वांट क्या होता है आपका, इसमें आपको याद रखना है, निष्कासित की गई CO2 का आयतन, अवशोषित की गई O2 का आयतन। मतलब कि जो आपकी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और कितनी हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, उसके जो रेशियो है, सीधा रेशियो या अनुपात जो होता है, उसी को बोलते हैं श्वसन गुणांक, ठीक है। नेक्स्ट आपका खरगोश के हृदय में वेशमों की संख्या होती है। देखिए खरगोश का जब पूछा जाए तो हूबहू आपको कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, आ जाए मनुष्य। अगर मनुष्य की आपको बायोलॉजी पढ़ी है और खरगोश की पढ़ी, सेम लगेगी, क्योंकि दोनों स्तनधारी हैं। आपका खरगोश भी स्तनधारी है, आपका जो मनुष्य है वो भी स्तनधारी है, तो दोनों के लगभग सेम ही रहता है। तो उसमें जैसे कि पूछा हृदय के वेशमों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, जिसमें कि दो निलय होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, दाया निलय, बाया निलय, दाया आलिंद, बाया आलिंद। इस प्रकार से इसमें 4 वेशम पाए जाते हैं, 4 खाने पाए जाते हैं, इसीलिए कहते हैं दिल के 4 टुकड़े हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, केचुए में जननांगों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपकी 2 होती है। कितनी, 2 हो जाएगी आपकी जननांगों की संख्या, कितनी हो जाएगी, तो वो आपकी 2 हो जाएगी मेरे दोस्त। नेक्स्ट आपका सीटी बनी होती है, तो सीटी किसकी बनी होती है, अब सीटी किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अब सीटी का मतलब यहाँ पर किससे, केचुए में जो प्रचलन जो आपका मोशन होता है, यानी कि जो गमन होता है, वो किसके द्वारा होता है, सीटियों के द्वारा होता है, इसीलिए वो किसकी बनी होती है, वो आपकी बनी होती है काइटिन की, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से कीट होते हैं, उनके जो कवर होते हैं, यानी कि जो पंख होते हैं, वो सभी किसके होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। नेक्स्ट आपका है, केचुए में नर मादा जनन छिद्र उपस्थित होते हैं 14वें खंड में, इंपॉर्टेंट है। देखिए उससे पहले आपका चल रहा था ग्लाइकोलिसिस का टॉपिक, अब आपका चालू हो गया यहाँ से, जो केचुआ है वहाँ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे भी जा चुके हैं। तो जो आपका हो जाएगा, केचुए में नर मादा जननांग छिद्र उपस्थित होते हैं, तो आपके 14वें खंड के अधर पर होते हैं। कहाँ पर, अधर पर होते हैं, नीचे साइड, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, केचुए में नर जनन छिद्र उपस्थित होता है, तो ये आपके 18वें तल पर, पार्श्व तल पर होता है। यहाँ पर समझने की बात आपका ये है, जैसे कि आपका अधर तल आ जाए, पार्श्व आ जाए, डॉर्सल आ जाए या पृष्ठ आ जाए, तो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अधर का मतलब होता है आगे का साइड। मान लीजिए आपका जो सीना है वो अधर तल होता है, जो आपका पीठ है वो क्या होती है, आपकी पृष्ठ होती है, पार्श्व मतलब की साइड होती है। इस प्रकार से आपको ने भी समझ लेना है। अगर आप ये या नहीं याद रखते हैं अधर वगैरह तब भी, लेकिन आपको खंड जरूर याद रखना है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आपका है, केचुए में नर जनन छिद्र उपस्थित होते हैं, तो 18वें तल पर, पार्श्व तल पर होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, केचुए में पोरफायरिन नामक वर्णक पाया जाता है, तो ये। नेक्स्ट है आपका, केचुए में क्लाइटेलम पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 14, 15, 16, ठीक है। 14, 15, 16, 14, 15, 16, 14, 15, 16, आपको इसको एक 2-3 बार रिपीट मोड में लाना है। 14, 15, 16, 14, 15, 16, ठीक है।
आप जिस प्रकार से नंबर याद कर लेते हैं किसी का, तो उसी प्रकार से आप उसे भी याद कर सकते हैं। 14, 15, 16। नेक्स्ट आपका केचुए में ग्रास नली उपस्थित होती है, तो 5वें और 8वें खंड पर होती है। नेक्स्ट है केचुए में गिजाड़, गिजाड़ उपस्थित होता है, तो ये आपका 9वें खंड में उपस्थित होता है गिजाड़। नेक्स्ट आपका केचुए में ग्रसनी उपस्थित होती है, तो चौथे खंड पर होती है, किस पे, चौथे खंड पर होती है। नेक्स्ट आपका केचुए की आंत में एक स्वतंत्र वलय पृष्ठ भाग पर पाया जाता है, जिसके कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जिसे टिप्लोसोम या अंतावलन कहा जाता है। टिप्लोसोम इम्पॉर्टेंट है। टिप्लोसोम जो आप हमेशा देखेंगे केचुए की जो आपकी आंत होती है, उसे जब काटेंगे तो उसमें एक विलय होती है, इस प्रकार गोल गोल आप काटेंगे तो इसमें इस प्रकार से आप देखे होंगे एक विलय रूप में ऐसे से करके जो टेढ़ी मेढ़ी पड़ी होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, टिप्लोसोम। नेक्स्ट आपका टिप्लोसोम, टिप्लोसॉल के कार्य क्या होते हैं, तो पचे भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। टिप्लोसोम के जो कार्य होते हैं, जो पचा हुआ भोजन होता है उसका जो अवशोषण करने का कार्य होता है वो टिप्लोसोम ही करता है। नेक्स्ट आपका विलाई का कार्य होता है, तो ये क्या करता है विलाई, तो विलाई जो है आपका खाद्य पदार्थों का अवशोषण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आपका केचुए में यूरिया का निर्माण होता है, तो क्लोरागोगन सेल जो होती है ये यूरिया का निर्माण करती हैं। जो हानिकारक तत्व होते हैं उनका जो है कम हानिकारक तत्वों में चेंज करने का कार्य क्या करता है, क्लोरागोगन को, जो आपकी सेल्स होती हैं इनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है सभी, केचुए के कोकून का निर्माण होता है, तो क्लाइटेलम पर होता है, कौन कौन से पर पाए जाते हैं, 14, 15, 16 पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका केचुए के हर खंड में पाए जाने वाली संरचना का नाम है, तो गैलीलिया है, क्या है, गैलीलिया है भाई मेरे दोस्त, गैलीलिया। नेक्स्ट आपका लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, तो ये आपकी जोक और केचुए में नहीं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, यानी कि आरबीसी नहीं पाई जाती हैं, आरबीसी नहीं पाई जाती किसमें, जोक और केचुए में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट आपका है केचुआ जंतु है, तो यूरियोटेलिक, यहाँ पर मतलब इसका टेलिक का क्या है, मतलब कि ऐसा जीव जो कि यूरिया का उत्सर्जन करता हो, यानी कि जैसे कि मनुष्य है तो उसका यूरियोटेलिक है, क्योंकि मनुष्य भी यूरिया का निष्का है, जो आपका मलमूत्र है वो क्या होता है, यूरिया उसमें होता है ना, तो इसके लिए उसको उससे रिलेटेड है आपका यूरियोटेलिक। इसी प्रकार से जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं तो अमोनियोटेलिक हो जाते हैं, तो केचुआ क्या है, यूरियोटेलिक है। जब यूरियोटेलिक है तो काफ़ी क्या है, बेनिफिशियल है, किसके लिए, किसानों के लिए, मिट्टी के लिए, क्योंकि वहाँ पर यूरिया का जो है बढ़ा देगा। नेक्स्ट आपका है, यानी कि यूरिया में होता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट आपका संघ आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है, ये भी इंपॉर्टेंट रखना है, सबसे बड़ा संघ कौन सा है, सबसे बड़ा परिवार कौन सा है, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट आपका काकरोच का बाह्य कंकाल निर्मित होता है, तो काइटिन का होता है मेरे दोस्त, काइटिन जो है इसका ही निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका है मादा काकरोच के 7वें खंड के स्टारलाइनाइट रूपांतरित होकर बनते हैं, तो गाइनेटियम बनते हैं। नेक्स्ट आपका काकरोच के उपांगों की इकाई है पोडोमियर, पोडोमियर। नेक्स्ट आपका काकरोच के एंटीनी का सबसे बड़ा व प्रथम खंड कहलाता है स्केप, क्या कहलाता है, स्केप। देखिए ये आपका जो एंटीनी होता है उसमें जो सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या होता है, स्केप होता है, इस प्रकार से होता है इसमें, ये देखिए ये एंटीनी मानी जाती है, ये होता है आपका स्केप। ये यहाँ पर जो जुड़ा हुआ होता है इसे जोहानसन पॉइंट कहते हैं, जोहानसन पॉइंट कहा जाता है। और जो ये होती है इसे बोलते हैं फ्लैजेला, फ्लैजेला, ठीक है। इस प्रकार से कुछ एंटीनी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्या होता है, एक स्केप होता है, एक जोहानसन पॉइंट होता है जहाँ से ये जुड़े होते हैं, और आपका ये होता है फ्लैजेला, जो लंबी लंबी सीख जैसे दिखते हैं। काकरोच को पकड़िएगा वहाँ पर जो उसकी 2 मूंछ होती हैं उन्हीं को बोलते हैं एंटीनी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तो नेक्स्ट है आपका काकरोच का निचला होठ कहलाता है, तो ये आपका निचला होठ जो है वो क्या कहलाएगा, लिविया कहलाएगा। काकरोच का जो ऊपरी होठ होता है उसे लेब्रम कहते हैं। नेक्स्ट आपका काकरोच की आहार नाल की लंबाई होती है 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है काकरोच के आँख की इकाई है, तो ओडोटेडियम है, ओमेटिडियम है। नेक्स्ट आपका काकरोच जंतु है, काकरोच जंतु है यूरियोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक है। आपका केचुआ भी यूरियोटेलिक है, खरगोश भी आपका यूरियोटेलिक है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो यूरिया होता है, ये भी आपको याद रखना है। जो स्तनधारी होते हैं इनका जो मुख्य
उत्सर्जी पदार्थ होता है तो आपका होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया जो है मेन उत्सर्जी पदार्थ होता है। नेक्स्ट आपका अमोनिया यूरिया में बदलता है। यूरिया अमोनिया में बदलता है। नेक्स्ट है आपका जो अमोनिया यूरिया में बदलती है, तो ये कौन सा अंग होता है जो कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का जो कार्य करता है? तो वो आपका हो जाएगा यकृत। यकृत जिसे कहते हैं जिगरा। जो जिगरा होता है यानी यकृत होता है, वो क्या करेगा, अमोनिया जो है आपके जो शरीर में अमोनिया उपस्थित होती है उसको कम हानिकारक तत्व में बदलने के लिए यूरिया में चेंज कर देता है, और यूरिया में जब चेंज हो जाता है वो डायरेक्ट आप जो है बाहर जो उत्सर्जी अंग होते हैं उनके द्वारा बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट आपका यूरिया का संश्लेषण होता है, तो यूरिया का जो संश्लेषण है, जो कार्य होता है, वो भी आपका यकृत में ही होता है। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपका है मूत्र का पीएच होता है, तो ये आपका 6 होता है, तो आप जाहिर से आप समझ सकते हैं ये कैसा है, अम्लीय होता है। कैसा? अम्लीय होता है। नेक्स्ट आपका लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये वृषण में पाई जाती है। टेस्टिस जो होता है उसमें जो आपकी लीडिंग कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। नेक्स्ट है कॉपर ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो ये कहाँ पर पाई जाती है? खरगोश के नर, जो नर खरगोश होता है उसमें जो पाई जाती हैं ग्रंथियां, कॉपर ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका जे जंतु बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहेंगे? मतलब कि जो जंतु बच्चों को जन्म देते हैं डायरेक्ट, तो उससे बोलते हैं जरायुज। क्या बोलेंगे? जरायुज। नेक्स्ट आपका सार्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये खरगोश के वृषण में पाई जाती हैं सार्टोली कोशिकाएं। नेक्स्ट आपका है कपास ल्यूटियम होता है। ये क्या है? ये आपका एक प्रकार का क्या है? अंडाशय होता है कपास ल्यूटियम। नेक्स्ट आपका युग्मनज में क्रोमोसोम का सेट होता है, मतलब कि जो आपका जाइगोट होता है उसमें कितना क्रोमोसोम होता है, यानी गुणसूत्र का जो सेट होता है वो कैसा होता है? 2x होता है। कैसा होगा? 2x होगा। नेक्स्ट आपका भारतीय कबूतर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होगा? तो आपका कोलंबा लिविया होता है। कोलंबा लिविया, ठीक है, ये आपको याद रखना। कोलंबा जीनस हो जाएगा, लिविया जो है आपकी स्पीशीज हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है कबूतर के शरीर का तापमान होता है, तो 43 आपका हो जाएगा 43.3 डिग्री सेल्सियस जो है आपके इसका टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक अंडे के ऊपर एक सफेद छिद्रिल कवच होता है उसे जो बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये आपका ऐसे क्वेश्चन है जंतु, आप पढ़ रहे हैं जंतु विज्ञान में, लेकिन ये क्वेश्चन कोई जंतु विज्ञान का नहीं, ये आपका जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो आपको दोनों याद, आप यहाँ पर दोनों या फिर आप ये भी कह सकते हैं जनरल क्वेश्चन भी आपका है। ठीक है, जनरल क्वेश्चन में भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। आप जब अंडा खाते हैं, जो अंडे का जो ऊपरी छिलका होता है जो व्हाइट कलर का होता है, जो उसके फोड़ कर बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो वो जो आपका छिलका है देखिए बहुत हार्ड होता है, वो एक्चुअली वो बना किसका होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ना, इसलिए उसको क्या होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका ना उड़ने वाला पक्षी। ऐसे पक्षी का नाम बताओ जो उड़ता ना हो। ठीक है, ऐसे पक्षी का बताओ नाम जो उड़ता ना हो, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट आपका एमू। एमू और कीवी। कीवी आपका जो कीवी होता है वो पेंगुइन्स, पेंगुइन्स होता है। एक कीवी जो होता है खाने वाला फल का नाम भी होता है, और एक पंछी का भी नाम होता है। ठीक है, तो जो आपका शुतुरमुर्ग है, एमू है और कीवी है और पेंगुइन्स हैं, ये जो है उड़ने वाले पंछी नहीं होते हैं, एक्चुअली होते ये पंछी हुई हैं लेकिन ये उड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, कभी कभी ऑप्शन में आपका दिखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका है बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, इंपॉर्टेंट है। ये किसने लिखी है? बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स किसने लिखी है? तो ये आपका डॉक्टर सलीम अली खान जी ने लिखी है। डॉक्टर सलीम अली खान जी ने ये लिखी है बुक। नेक्स्ट आपका घरेलू मुर्गी नीडियोगस होती है। नेक्स्ट आपका पक्षियों का अंडा होता है, तो ये कैसा होता है? ये अति पीतकी होता है। कैसा होता है? अति पीतकी होता है, यानी कि जो आपका देखे होंगे अंडे के जो अंदर येलो कलर का जो पाया जाता है ना, यॉल्क जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी येलो, डार्किश येलो होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अति पीतकी यानी मार्टेस। नेक्स्ट आपका है पक्षी जो है एवीज वर्ग के होते हैं, यानी कि जो वर्ग होता है पक्षियों का, तो एवीज वर्ग में आते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, तो ये किस में आते हैं? जो मेमेलिया ग्रुप है उसमें आते हैं। इसी प्रकार से जो आपके कीट होते हैं, तो कीट किसके वर्ग में आते हैं? तो आपके इंसेक्टा वर्ग में आते हैं ना। जो आपका इंसेक्टा वर्ग होता है उसमें जितने भी कीट होते हैं वो सभी इंसेक्टा वर्ग में आते हैं, और जितने भी पंछी होते हैं वो एवीज वर्ग में आते हैं। इसी प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ी होती है, और 46 टोटल क्रोमोसोम होती है, यानी कि 23 जोड़ी होती हैं। अब भाई जोड़ी की जब बात की जाए जोड़ी की, 23 जोड़ी हो जाएंगी। इन्हें अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएंगे? 46 गुणसूत्र हो जाएंगे, जिसमें से आपको पता होगा कि 2 आपके जो है जो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम होते हैं, बाकी जो है आपके जो आनुवंशिक गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट आपका है एक वर्णांध व्यक्ति में रंग की पहचान नहीं कर पा सकता है, तो हरे और लाल रंग का जो है उसमें उसको ज्ञात नहीं होता है। जो जिस व्यक्ति को वर्णांधता का जो है, जो आपकी बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है, उसका शिकार है, तो उससे क्या है, रंग को पहचानने में प्रॉब्लम होगी। कौन सी? स्पेशली तो हरे रंग में और लाल रंग में समझने में दिक्कत हो जाएगी।
नेक्स्ट आपका है वाई गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीन कहलाती है, तो हाइलोइडिक कहलाती है। कैसी कहलाती है? हाइलोइडिक कहलाती है, वाई गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीन। देखिए वाई गुणसूत्र और एक्स दो भी गुणसूत्र होते हैं। जो फीमेल होती हैं उनमें एक्स एक्स होता है, जो बॉयज होते हैं उनमें क्या होता है? एक्स और वाई होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि अगर कोई लड़का है तो उसमें क्या होगा? एक्स वाई होगा, और कोई लड़की है तो वहाँ पर जो उसका क्रोमोसोम होता है वो एक्स एक्स होता है। नेक्स्ट आपका है लिंग सहलंग लवण जो रोग होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो वर्णांता और हीमोफीलिया, ये दो जो है आपके अनुवांशिक है, या ऐसे कह सकते हैं लिंग सहलंग सहलंग है। ठीक है, ठीक है, वर्णांता और आपका जो है वर्णांता का मतलब देखिए क्या होता है, इंग्लिश में भी आपको याद रखना है। ये आपको एक कलर कलर ब्लाइंडनेस ब्लाइंडनेस वर्ड का मतलब होता है कलर। जैसे कि आपका पढ़ते हैं ना क्लोरोप्लास्ट, लवड़ी अलवड़ी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये जो वर्ड का मतलब होता है कलर, तो कलर का मतलब है यहाँ पर कलर को ना समझ पाना या कलर को ना देख पाना। ठीक है, इसी प्रकार से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी कि रात को ना दिखाई देना। ठीक है, जो रात में दिखाई ना देने वाली प्रॉब्लम है उसे रतौंधी कहते हैं। ठीक है, उसे नाइट नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। लेकिन जो वर्णांता होती है इसमें क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस होती है, कलरों में पहचान ना कर पाने की जो बीमारी है इसे बोलते हैं वर्णांता। और हीमोफीलिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है आपका। और हीमोफीलिया इसमें क्या होता है? जो आपका जैसे कि आपको पता है कि जब आप कहीं पर कट जाते हैं तो कटने के बाद में जो वहाँ पर जो ब्लड निकल रहा होता है वो बंद हो जाता है अचानक। तो क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि उसमें जो है विटामिन के जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, और इसमें जो होता है कि जो हीमोफीलिया बीमारी हो जाएगी अगर आपको, तो ब्लड जो अगर यहाँ पर जहाँ से आप कट गए तो वहाँ से खून जो बहना बंद ही नहीं होगा, इसी को बोलते हैं हीमोफीलिया। और ये जो हीमोफीलिया सबसे पहले हुई किसको थी? तो ब्रिटेन की रानी को हुई थी। तभी से इस बीमारी को नाम दिया गया है शाही बीमारी। इंपॉर्टेंट है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पूछा जाएगा आपका शाही बीमारी है, तो शाही बीमारी आपकी कौन सी हो जाएगी मेरे दोस्त? हीमोफीलिया हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि शाही बीमारी के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है रेशम बनता है, तो रेशम कहाँ से बनता है? तो रेशम बनेगा आपका लार्वा की ग्रंथियों से। जो आपका जो इल्ली होती है यानी कैटरपिलर होता है। ठीक है, जो रेशम का जो इल्ली होती है, हिंदी में इल्ली कहते हैं, इंग्लिश में कैटरपिलर कहते हैं। ठीक है, जो उसका लार्वे स्टेज होती है वहाँ पर क्या करेगा वो खूब जो है पत्तियों को जो है खाता है। पत्तियों को खाने के बाद पत्तियों को खाने के बाद सिर को कैसे घुमाता है? गोल गोल सिर को घुमाता है। ठीक है, क्योंकि खाना जो उसको मिल जाता है पेट भर, तो क्या करता है वो डांस करने लगता है। ठीक है, तो सिर को जो है खूब घुमाएगा ऐसे उससे। तो उसी की जो ग्रंथियाँ होती हैं मस्तिष्क में, जहाँ पर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं के द्वारा जो है जो ग्रंथियाँ होती है उसके लार में, उन्हीं से जो है रेशम का निर्माण होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और रेशम से एक क्वेश्चन और बनता है कि रेशम की कीट जो है वो कहाँ पर किस पत्ती के किस भाग पर रहते हैं? तो पत्ती के निचली भाग पर रहते हैं। ठीक है, जो शहतूत की पत्तियां होती है उसकी जो निचली सतह होती है उसके निचली सतह पर ये रेशम के कीट रहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मधु है। अब मधु क्या है? अब ऐसे आपके से क्वेश्चन पूछा जाए मधु है तो आप सोचोगे मधु तो हमारे क्लास की लड़की है, लेकिन ऐसा नहीं है। मधु जो है, मधु का मतलब है आपका मधु जो मधुमक्खियों से प्राप्त हुआ जो शहद होता है, उस शहद को कहा जाता है मधु। ठीक है, मधु किसे कहते हैं? जो शहद होता है उसे कहा जाता है। तो शहद जो है कैसा होता है? अम्लीय होता है, यानी कि थोड़ा सा खट्टा होता है। आपका जो है उसका जो स्वाद मिलेगा वो थोड़ा सा यानी कि अम्लीय मिलेगा। तो मधु आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय होता है, यानी कि शहद जो है आपका अम्लीय होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि मधुमक्खी के छत्ते में कितनी रानियां पाई जाती हैं? एक रानी होती है, दो रानी होती है, तीन रानी होती है, चार रानी होती है? तो क्या कहोगे? एक रानी होती है, क्योंकि हर एक छत्ते में जितने भी आपके मधुमक्खी के छत्ते होंगे उन हर एक मधुमक्खी के छत्ते में एक ही रानी रहेगी, दूसरी रानी नहीं रह सकती है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपका है जंतुओं से प्राप्त होने वाला कपड़ा क्या है? रेशम होता है। जंतुओं से प्राप्त होने वाला कपड़ा कौन सा होगा? तो रेशम होगा, क्योंकि रेशम जो कहाँ से प्राप्त होता है? कीटों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका है श्रम विभाजन देखने को मिलता है, तो श्रम विभाजन किसमें मिलेगा? तो श्रम विभाजन आपको मधुमक्खी में श्रम विभाजन देखने को मिलेगा। और किसमें मिलेगा श्रम विभाजन देखने को? तो आपको ये श्रम विभाजन देखने को आपको दीमक में भी मिलेगा। जो दीमक होती है, ठीक है, दीमक में भी आपको श्रम विभाजन देखने को मिलेगा। श्रम विभाजन का मतलब यहाँ पर क्या है मेरे भाई? इसका मतलब है कि एक राजा होगा और रानी होगी और क्या होंगे? श्रमिक होंगे। कैसे होंगे? श्रमिक होंगे। अब ये देखिए, अब सभी के कार्य जो है वो बढ़ जाएंगे। जो राजा और रानी का क्या कार्य होगा? ये प्रजनन का कार्य होगा। जो वंश का वृद्धि है वही करना, एक ही काम होगा इनका। लेकिन जो श्रमिक होंगे, श्रमिक में कुछ श्रमिक क्या करेंगे? छत्ते की रक्षा करेंगे। कुछ श्रमिक क्या है? छत्ते को बनाएंगे। कुछ श्रमिक क्या होंगे? वो जा जाकर फूलों से मकरंद लेकर आएंगे। मकरंद का मतलब समझ रहे हैं आप? जो आपका जो जो वहाँ पर फूल का जो जूस होता है, यानी कि जो उसका रस होता है,
उसको निकाल कर लेकर आएंगे, तो शहद बनाने का कार्य कौन करेगा? श्रमिक करेंगे। तो सभी के कार्य जो है वो बटे होते हैं, इसी को बोलते हैं श्रम विभाजन देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है रॉयल जेली का श्रावण होता है तो मधुमक्खी में श्रमिकों के द्वारा होता है। ठीक है। रॉयल जेली जो है आपका, इसका श्रावण कौन करता है? मधुमक्खियों में श्रमिक करते हैं। जब रानी जेली जो रानी मक्खी है वो क्या करेगी? जो प्रजनन के पश्चात जो अंडे दे देगी, अंडे देने के बाद उन जो लार्वे होते हैं उन सभी को जो रॉयल जेली पिलाई जाती है, कैसी रॉयल जेली जो है दी जाती है, उनको मधुमक्खियों को जो नवजात होते हैं, ठीक है, निम्फ होते हैं, उनको दिया जाता है। उसी को जो जो श्रावण होता है वो कौन करते हैं? तो ये किसमें होता है? श्रमिकों से होता है, मधुमक्खी में होता है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा रॉयल जेली संबंधित है तो मधुमक्खी से संबंधित है, तो श्रमिकों से होता है। नेक्स्ट आपका है खरगोश जंतु है, तो ये कैसा जंतु है? विष्ट भोजिता है। कैसा? विष्ट भोजिता है। जैसे कि खरगोश क्या है? अपनी पोटी को खुद ही खा जाता है। ठीक है। जो पोटी करता है उसी को ही खा जाता है, यानी कि जो उसका मलमूत्र है वो खुद ही फिर से खा जा लेता है। इसी को बोलते हैं क्या? विष्टा भोजिता पाई जाती है, तो खरगोश में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका है खरगोश में दंतावकाश का निर्माण होता है तो रदनों के अभाव के कारण। जो रदनोको होते हैं, जो प्रकार है एक प्रकार से दांतों का, उसके कारण जो इसमें दंतावकाश पाया जाता है। नेक्स्ट आपका पितरस का कार्य है तो वसा का इमल्सीकरण करना। वसा का इमल्सीकरण करना। अगर इमल्सीकरण आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा तेल लीजिएगा अपने हाथ पर, थोड़ा सा तेल लीजिएगा अपने हाथ पर, उस पर थोड़ा सा आप पानी डाल लीजिएगा और थोड़ा रफ कर दीजिएगा, यानी कि थोड़ा रगड़ दीजिएगा, तो जो उसमें देखिएगा फेनी टाइप का आपका बन जाएगा, वही होता है इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण। इसी प्रकार से जो कार्य करता है ये कौन करता है? पितरस करता है। कौन सा? पितरस करता है। नेक्स्ट आपका लाइपेज एंजाइम बदलता है तो वसा को वसी अम्ल में चेंज करने का काम क्या करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। नेक्स्ट आपका है ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है आपका, ग्रहणीय और क्षुद्रांत्र में पाई जाती हैं ब्रूनर ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटीन से पेप्टोन में बदलने वाले एंजाइम होते हैं, ये कौन है? प्रोटीन से पेप्टोन में बदलने वाले, तो ये एंजाइम पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन। देखिए प्रोटीन पाचक एंजाइम में आपको याद रखना है, एक तो पेप्सिन हो जाएगा, एक हो जाए इरिप्सिन हो जाएगा, इरिप्सिन हो जाएगा, एक ट्रिप्सिन हो जाएगा, ट्रिप्सिन हो जाएगा। ये सभी जो है किसके हैं? प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो यहाँ पर पूछा किसका है? प्रोटीन से पेप्टोन में बदलने का कार्य कौन करता है? तो पेप्सिन एंजाइम करता है। नेक्स्ट आपका है पाचक एंजाइम अनुपस्थित होते हैं तो पित्तरस में पाचक एंजाइम, पित्तर में जो है पाचक एंजाइम नहीं होते। देखिए जो पित्ताशय से जो वो पित्तरस बनता है वो स्टोर कहाँ पर होता है? वो स्टोर जो होता है वो पित्त में होता है, लेकिन पित्ताशय में जो है बनता कोई भी एंजाइम नहीं है। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। यहाँ पर बनता हुआ आमाशय में है, वहाँ से आकर जो स्टोर होता है वो पित्ताशय में हो जाएगा, लेकिन इसमें जो है कोई एंजाइम पाचक एंजाइम जो है बनता नहीं है। नेक्स्ट आपका है इनेमल के कारण दांतों में चमक होती है। जो दांत होते हैं, दांतों में जो चमक आती है, ठीक है, तो दांतों में जो चमक किसके कारण आती है? तो इनेमल के कारण ही अपने दांतों में चमक आती है। और जो दांत होते हैं, दांतों में जो सबसे शरीर का सबसे हार्ड माना गया है तो वो क्या है आपका? इनेमल जो है सबसे हार्ड अंग है। नेक्स्ट आपका है कार्बोनिक एनाहाइड्रेज नामक एंजाइम पाया जाता है तो आपका आरबीसी। नेक्स्ट आपका है खरगोश के दाएं और बाएं फेफड़े में कुल पिंड होते हैं तो 4 और 2 क्रमशः होते हैं। नेक्स्ट आपका है खरगोश में मछलियों की संख्या होती है तो 15 जोड़ी होती है। नेक्स्ट है रुधिर एक संजोई तरल संजोई संयोजी उत्तक है। कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। रुधिर क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट है लाल रुधिर कणिका में लगभग 57% जल और 35% क्या है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो आपका रक्त होता है, रक्त में जो आपकी आरबीसी होती है उनमें क्या होता है? 57% कम से कम जल पाया जाएगा, 35% आपका उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट आपका हृदय के आवरण को कहते हैं तो पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय का जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरगोश में प्रति मिनट 205 बार हृदय स्पंदन होता है, यानी कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में क्या होता है? 72 बार जो है आपका हृदय जो है स्पंदन करता है। उसी प्रकार से जो खरगोश होता है उसमें 205 बार होता है। नेक्स्ट आपका है रुधिर को नापने के लिए स्पेगमो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। रुधिर को नापने के लिए जो रक्तचाप होता है उसे स्पेगमो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक धनायन होता है तो इसमें जो धनायन होता है कौन सा? रक्त का थक्का जमाने में तो आपका कैल्शियम होता है। विटामिन कौन सी होती है? तो के होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसे हीमोप्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? हीमोप्रोटीन। नेक्स्ट आपका एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब होता है। एक जो सामान्य व्यक्ति अगर है, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य है तो उसका जो 120/80 होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 120/80 mmHg। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? रुधिर दाब कितना होता है? अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है तो 120/80 होना चाहिए। इसका मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम इसके बीच में रहना चाहिए।
नेक्स्ट आपका हेपेरिन प्रोटीन रुधिर जमाने में बाधा डालती है। देखिए हेपेरिन जो होता है प्रोटीन, ये क्या होता है, रुधिर को जमने नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका उसी में थम्बिन प्रोटीन रुधिर जमाने में सहायता करती है, लेकिन जो थॉम्बिन थॉम्बिन प्रोटीन होती है ये क्या करेगी, रुधिर को जमाने में सहायता करती है, लेकिन हेपेरिन जो है इसे जमाने में बाधा करती है। इसीलिए अगर आप कहीं जोक आपको काट ले को जमाने में सहायता करती है, लेकिन वो हेपेरिन जो है इसे जमाने में बाधा करती है। इसीलिए अगर आप कहीं जो हेपेरिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, इस कारण जो है रुधिर जम नहीं पाता है और वो कंटिन्यू जो है रुधिर को जो है चूसती रहती है। नेक्स्ट आपका है जीवधारियों के शरीर में रचनात्मक इकाई है तो कोशिका है। सजीवों में जीवन कहा जाता है तो जीवद्रव को कहा जाता है। सजीव जितने भी उनमें जीवन का जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जीवद्रव। आज की इस वीडियो में यही तक रखते हैं, बाकी का जो पोर्शन बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि 2 पार्ट में आपका जो है टोटल जो है कंप्लीट हो जाएगा। पूरा जितना भी जंतु विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपके 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।